हेलो दोस्तों। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत में हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी अभी क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, सुभाष चंद्र बोस और उनके जो सेना का गठन किए थे, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स रह गए हैं जिनके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में, पता होना चाहिए कि मार्च 1942 में आया था। स्टैफर्ड क्रिप्स थे नेतृत्व करता इसके। ठीक है, और किस लिए आया था? भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो क्रिप्स मिशन आया, इसने ये अपने साथ कुछ शर्तें भी लाई। इसने क्या शर्त थी भाई? शर्त थी कि युद्ध के बाद, युद्ध जब खत्म होगा तो भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, जिसमें किसी भी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, मतलब डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। ठीक है, यही था। फिर इसके अलावा क्या था अगला, कि अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार रहेगा भारतीयों के पास। भारतीयों के पास अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार रहेगा, वो भी किसके द्वारा? संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा। प्रश्न ऐसे ही आते हैं नॉर्मल, जैसे क्रिप्स मिशन कब भारत आया, या क्रिप्स मिशन के सामने मिलान करने के दे दिया गया मार्च 1942, अप्रैल 1942। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फरवरी 1942, मई 1942, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मार्च 1942 में आएगा। ठीक है, फिर अगली शर्त है कि प्रांतों की स्वायत्तता रहेगी। प्रांत कौन से? जैसे आपने सुना होगा यूपी है, उस समय सीपी था, तो ये सब प्रांत थे। और ये सब प्रांत तो ठीक है, यहाँ पे कुछ राजा नवाब, तो उनको स्वायत्तता थी कि वो अपना जो जैसे रहना चाहे, उन पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उन पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे है। फिर भारतीय जनता के प्रमुख प्रतिनिधियों को शामिल करके युद्ध के दौरान वायसराय की कार्यकारी परिषद का गठन करना था। ठीक है, फिर रक्षा मंत्रालय, वायसराय की कार्यकारी परिषद का गठन का सुझाव था क्रिप्स मिशन का, कि भारतीय जनता के प्रमुख जो प्रतिनिधि होंगे उनको शामिल किया जाएगा, फिर युद्ध के दौरान ही वायसराय की कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व में होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे रही है। ठीक है, इसके क्रिप्स मिशन के बारे में, क्योंकि इसकी शर्तें जो थी थोड़ी सी ठीक नहीं रही होंगी, हो सकता है, और ठीक भी नहीं थी, तो कुछ लोग इसके बारे में इसको संज्ञाएं दिए, कुछ अपनी तरफ से बोले हैं। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा, इस महात्मा गांधी ने इसको मतलब क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन, ये भी एक प्रश्न ही है, ये प्रश्न नहीं आ सकता, हो सकता है ना आए, लेकिन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। ठीक, आगे है लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं, इन्होंने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था। ये प्रश्न आ चुका है पहले, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन आया है 1942 मार्च में। अब भारत छोड़ो आंदोलन भी
1942 में ही शुरू होगा। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस समिति की बैठक हुई है कहाँ पे? वर्धा में। कब? 14 जुलाई 1942 को। अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना आजाद रहे। कांग्रेस समिति की बैठक हुई है 14 जुलाई 1942 को मौलाना आजाद की अध्यक्षता में वर्धा में। ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया इसी समय। कब? 14 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में। ठीक है। 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ? कहाँ से शुरू किया गया था ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पे पास किया गया ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो बम्बई के ऐतिहासिक जो ग्वालियर टैंक है वहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। ठीक है। तो देखिए वर्धा बैठक जो थी वो विशेष सत्र था। ठीक है। लेकिन ये वार्षिक बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी के कुछ प्रस्ताव रहे हैं। किसके लिए? वहाँ पे जो नौकरी कर रहे थे इन सब के लिए। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें से 14 जुलाई को इसकी बैठक हुई वर्धा में कांग्रेस की, और वो भी मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में। और 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई या वर्धा प्रस्ताव को पारित किया गया, पास किया गया। ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी के कुछ प्रस्ताव रहे। क्या प्रस्ताव रहे ये देखें कि उन्होंने ये कहा था कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे शुरू होने वाला था, तो उनको ये भी पता था या नहीं भी पता रहा हो कि किसी को कोई नुकसान ना हो। जैसे करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है। तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था वो उसका ये मतलब नहीं था कि आप किसी को भी मारिए या सब लोग मरते रहिए, ऐसा नहीं था। मतलब ये था कि अब अंतिम समय है, अगर इस लड़ाई में हम डट कर खड़े रहेंगे तो हमारी आज़ादी पक्की है। ठीक है। मतलब यही था उसका। तो इसमें इन्होंने जो प्रस्ताव दिया कि कोई अपनी ऑफिस नहीं छोड़ेगा, अपने काम नहीं छोड़ेगा, जॉब नहीं छोड़ेगा, कोई स्टूडेंट अपने स्कूल को नहीं छोड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने सोचा था और इन्होंने बोला भी था, अपना प्रस्ताव दिया था। तो चलिए देखते हैं इनके क्या प्रस्ताव रहे हैं। ठीक है। इनका प्रस्ताव रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन क्या करें कि कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। ठीक है। उनका मतलब ये था कि जो भी हों सरकारी कर्मचारी वो अपनी नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि नौकरी छोड़ेंगे उससे उनका भी नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी निष्ठा की घोषणा करें, अपनी निष्ठा को बनाए रखें। किसके प्रति? कांग्रेस के प्रति। ठीक है। तो एक प्रस्ताव हुआ। दूसरा क्या रहा? तो ये जो है स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न आते भी हैं, ये कई बार आ चुका है प्रश्न। ठीक है। दूसरा था कि सैनिक अपने लोगों या देशवासियों पर गोली ना चलाएं। एक इन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि जो सैनिक हैं वो लोग इतना ध्यान रखें कि उनको अपने लोगों पर गोली नहीं चलाना है। तो अपने लोगों पर गोली नहीं चलाना है इन्होंने सैनिकों के लिए बोला।
कि अपने लोगों पे गोली चलाने से इनकार कर दें। अगली आगे था कि छात्र जो हैं वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, और छोड़ना है तो वो तभी छोड़ेंगे जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ संकल्प रहेंगे। ठीक है, तो छात्रों के लिए भी था प्रस्ताव कि अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो आप ये भी तय करके आना है आपको कि आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें आप। ठीक है, एक और प्रस्ताव रहा राजाओं के लिए, क्या कि जो राजा महाराजा हैं वो भारत की जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। राजा महाराजा भारत की जनता मतलब उनकी जो जनता है, जैसे कोई राजा है तो राजा के क्षेत्र में या नवाब साहब के क्षेत्र में जो भी जनता है उसकी पर क्या है किस उनके प्रभुसत्ता को स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली भारतीय जनता को भारतीय जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी स्वीकार करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रस्ताव रहे, इन प्रस्तावों को ध्यान से समझना है जिससे कि इस संबंधित प्रश्न आते हैं, कई सारे प्रश्न आ चुके हैं, बहुत पहले भी आए हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा होगा कि आप आसानी से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप किसी को समझा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था, हमने बताया था करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया इसी समय। इसमें फिर इसकी शुरुआत अभी तो 7 अगस्त 1942 को बैठक हो रही है, उसी दिन कुछ प्रस्ताव भी दिए गए। कहाँ पे बैठक हुई? ग्वालियर टैंक, मुंबई में। अब 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया और इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो पेश किसने किया था ये भी ध्यान रखना, ये भी एक प्रश्न है। तो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसको समर्थन दिया था सरदार पटेल ने। ठीक, इसका आलेख किसने तैयार किया तो ये भी एक सवाल है। इसका आलेख तैयार किया स्वयं गांधी जी ने, नेहरू और आज़ाद के सहयोग से तैयार किया था। ठीक है, आज़ाद कौन? सुभाष चंद्र नहीं, आज़ाद थे मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो नेहरू और आज़ाद के सहयोग से, मौलाना आज़ाद के सहयोग से गांधी जी ने इसका आलेख खुद ही तैयार किया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। 7 को बैठक हुई। ठीक है, फिर 7 को बैठक हुई ग्वालियर टैंक में। फिर वहाँ पे प्रस्ताव भी दिए गए गांधी जी के द्वारा कुछ, फिर जिसको उन्होंने ही लिखा था नेहरू और मौलाना आज़ाद के सहयोग से। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये शुरू हो रहा है 9 अगस्त को। ठीक है, आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार प्रश्न आ चुका है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित था। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो आवर लगा दिया गया और जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ ऑपरेशन जीरो आवर लगा के गांधी जी जैसे प्रमुख जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ये चीज़ें नहीं। अब देखिए, गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। गांधी जी, तो ध्यान रखना ये भी प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ पे या किस जेल में रखा गया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था।
नेहरू, आज़ाद, पंत, पीसी घोष, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी। कौन? नेहरू, आज़ाद, पंत, जीबी पंत, पीसी घोष, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। कहाँ पे? अहमदनगर किले में रखा गया था इन सबको। फिर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया है? बांकीपुर जेल, पटना में। बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अतः यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया। भाई जब सब लोग जेल में गए तो ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया। और इस समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे उस समय, ये भी ध्यान रखना। तो वेवेल प्रधान सेनापति था, प्रधानमंत्री चर्चिल था, और कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन से ही रहे हैं, ठीक है। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन से मौलाना आज़ाद जो हैं अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, इसी समय कुछ लोगों ने कुछ और तरीके से काम किए, जैसे राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या किए कि रेडियो पर प्रसारण करते थे ये, और उषा मेहता भूमिगत रेडियो का क्या कर रही थी? भूमिगत रेडियो का संचालन कर रही थी, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया रेडियो प्रसारण करते थे, और उषा मेहता जो हैं वो भूमिगत रेडियो का संचालन कर रही थी। इस समय गांधी जी के साथ गांधी जी का जीवनीकार था, नाम इसका है लुई फिशर। तो ध्यान रखना कि 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी के एक जीवनीकार हैं लुई फिशर, जो कि अमेरिकी पत्रकार भी हैं, वो इनके साथ में ही थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी है कि उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ है, बलिया है, गोरखपुर में क्या हुआ? स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किसान दिन में खेती करते थे, रात में तोड़फोड़ की कार्रवाई करते थे। इस तरीके से काम चल रहा था, ठीक है। 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा था लिनलिथगो ने। तो लॉर्ड लिनलिथगो है, इसने 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको 1857 के बाद का सबसे बड़ा विद्रोह कहा था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी दौरान इन्होंने अहमदनगर जिले में किले में लिखी थी, ठीक है। अहमदनगर जेल में ही नेहरू ने क्या लिखा था? कौन सी किताब? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कब लिखे थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो कहाँ डाला गया था? अहमदनगर में। इसकी प्रमुख विशेषता क्या रही है? इसकी प्रमुख विशेषता है, ये प्रश्न आ चुका है, कि देश के विभिन्न भागों में समानांतर सरकार बनाई गई। आपको पता होना चाहिए कि समानांतर सरकारें बनाई गई भारत में जगह जगह पे। तो जैसे बलिया में बनी, बलिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो ये यहाँ पे चित्तो पांडे ने सरकार बनाई थी। दूसरी सरकार बनी तामलुक में। तामलुक कहाँ? मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। उस समय बंगाल ही था, ठीक है। तो तामलुक मिदनापुर में था। ये जातीय सरकार है, तो ये ध्यान रखना कौन सी सरकार क्या है, ठीक है। तो तामलुक में जो सरकार बनी वो जातीय सरकार थी। फिर सतारा में जो सरकार बनी उसको बोलते हैं प्रति सरकार। और सबसे ध्यान रखना है कि सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली सरकार थी सतारा की सरकार, ठीक है। सबसे लंबी अवधि चली वाई चौहान और नाना पाटिल दो लोगों के नेतृत्व में, ठीक है। फिर एक और सरकार बनाई गई तलचर उड़ीसा में,
तो ये चारों चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं और आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ये ऑपरेशन रूबिकॉन क्या है, ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो था गांधी के आमरण अनशन से संबंधित है। ये ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वो गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने गांधी के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट के चलते उनकी मृत्यु की गुंजाइश को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर प्रांतीय सरकारों के पास संदेश भेजने के लिए तैयार कर रखा था। ठीक है, आमरण अनशन किए थे गांधी जी, उस समय इनका स्वास्थ्य जो था वो कुछ ठीक नहीं था, तो लोगों को लग रहा था इनकी मृत्यु हो सकती है, तो डॉक्टरों ने भी सलाह दे दी कि ऐसा ये होगा ऑपरेशन रूबिकॉन, कोड वर्ड होगा हमारा। ठीक है, इसके थ्रू हम मैसेज पहुंचाएंगे लोगों के पास। ठीक, तो वही था ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना ये क्या था, ये से प्रश्न आ चुका है पहले। चलिए आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस जन्म हुआ है 1897 23 जनवरी, कहाँ पे, उड़ीसा, कटक। ठीक है, स्नातक किया इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से। 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की। 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास किए। 38 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कौन कौन सा, एक तो है त्रिपुरी संकट जो हुआ था, और दूसरा है उससे पहले हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, फिर 1839 में जब कांग्रेस से अलग होते, हमने बताया है पहले भी कि फिर पट्टाभी सीतारमैया हार जाते, ये जीतते हैं, तो गांधी जी के उस पर ये क्या करते हैं कि त्यागपत्र दे देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब, 1839 में। फिर 1939 में, फिर 1943 के समय है कि आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली इन्होंने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। इसका गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है, कैप्टन मोहन सिंह। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं किया था, गठन किए थे कैप्टन मोहन सिंह ने, लेकिन 1943 में इन्होंने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक उपाधि दी गई, किसको, नेताजी को। ठीक है, तो नेताजी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1938 में देश नायक की उपाधि दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखना किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किसको देश नायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था, गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था इनको। द फ्री इंडिया, क्या है, द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया, कहाँ पे, जर्मनी में। जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया। द फ्री इंडियन लीजन नामक सैनिक दल का गठन हुआ। ठीक है, द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मनी में हुआ। फिर इसी के बाद होता है द फ्री इंडियन लीजन नामक सैनिक दल का गठन। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये आते हैं सिंगापुर 1943 में। 1943 सिंगापुर में आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एक अस्थायी सरकार बनाई और एक नारा दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अब देखिए INA का जो विचार है, ये देखिए इससे भी प्रश्न कई सारे आते हैं और आए भी हैं कई सारे। ठीक है, तो ये जो इसका विचार था INA का, वो ज्ञानी प्रीतम सिंह फूजीवारा, जबकि नेतृत्व किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, ये विचार जो दिया INA का, वो ज्ञानी प्रीतम सिंह फूजीवारा ने दिया था, और इसका नेतृत्व किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, चलिए
आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज, ये भी एक प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति का जो गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष रहे हैं भूलाभाई देसाई। ठीक है, और इसका गठन किया किसने? कांग्रेस ने। ठीक है ना, जिसके अन्य सदस्य भी थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे? एक तो भूलाभाई देसाई हैं अध्यक्ष, सदस्य हैं टी.बी. सप्रू, के.एन. काटजू, अन्ना आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के बचाव की समिति का जो गठन हुआ उसमें भूलाभाई देसाई अध्यक्ष थे, टी.बी. सप्रू, के.एन. काटजू, अरुणा आसफ, ठीक है, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे भी देख लें। कैबिनेट मिशन योजना, ध्यान रखना, पहले क्या करप्शन मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन है। 2 अप्रैल 1946 को दिल्ली आ गया। कौन? कैबिनेट मिशन। ठीक है, 2 अप्रैल 1946 को दिल्ली आ गया। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये थे भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव का पद कब आया? 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। तो 2 अप्रैल 1946 को यह दिल्ली पहुंचा है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जिसके अध्यक्ष रहे, भारत के सचिव। स्टैफर्ड क्रिप्स रहे जो अध्यक्ष हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के, वही जो आए थे क्रिप्स मिशन लेकर। स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष हैं, ये भी सदस्य रहे। एवी अलेक्जेंडर रहे, नौसेना मंत्री था ये, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर जो था वो क्या था? नौसेना मंत्री था। उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधार की स्थिति क्रिएट की जाए। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधार की स्थिति बनाई जाए। इसने तीन स्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव भी दिया। तो ध्यान ये भी रखना है कि कैबिनेट मिशन ने क्या किया जो कि 1946 में आया। यह संवैधानिक सुधार की भावना को लेकर भारत आया था और भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव भी दिया था। ठीक है, अब इसके कुछ प्रस्ताव रहे हैं। जैसे प्रस्ताव क्या है कि भारत की एकता बनाए रखी जाए, पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। प्रस्ताव है इसका, किसका? कैबिनेट मिशन का। तो ये ध्यान रखना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव क्या रहे हैं या फिर क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या रहे हैं। ठीक, तो पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी जाए, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक, उसके अलावा संविधान सभा के गठन की भी बात की थी कैबिनेट मिशन ने। तो अभी प्रश्न आता है कि संविधान सभा का निर्माण किस के तहत किया गया था, मतलब संविधान सभा का निर्माण किसके तहत किया गया था या किसके प्रस्ताव पर किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। ठीक है, चलिए, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर दिया गया। फिर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव भी दिया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका पुनर्गठन हो रहा है। अब अंतरिम सरकार के भी गठन का सुझाव दिया गया। अब मिशन के पक्ष में गांधी जी तो पूरी तरह थे। क्यों? क्योंकि बोल दिया गया कि भारत का विभाजन नहीं होगा, पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाएगी। ठीक है, मौलाना आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? मौलाना आज़ाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आ गए संविधान सभा। कैबिनेट मिशन 1946 में ही संविधान सभा बनी हमारी। तो संविधान सभा के सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले तिलक द्वारा, मतलब बीजी तिलक द्वारा तैयार किए गए 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। तो पहली बार 1895 में
बीजी तिलक ने स्वराज विधेयक तैयार किया था, ठीक है। उसमें भी संविधान सभा के जो सिद्धांत हैं वो पहले स्वराज विधेयक में भी मिलते हैं, ठीक, मिले थे। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के स्वीकार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो संविधान सभा का जो विचार आया लोगों में, उसका प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने, और इसको मूर्त रूप देने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो विचार का प्रतिपादन किया एम.एन. राय ने और इसको मूर्त रूप देने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को, वो तो हमने बताया कि 10 लाख लोगों पे बनेगा। फिर एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे, ठीक है। मतदाता के 3 वर्ग हैं, ध्यान रखना, मतदाता के 3 वर्ग थे, एक तो था आम, एक था मुस्लिम और एक है सिख, ठीक है। अब संविधान सभा का पहला अधिवेशन होता है। तो अब संविधान सभा का गठन हुआ। हम एक चीज़ और बताते हैं कि संविधान सभा के जो चुनाव हुआ है संविधान सभा के सदस्यों का, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन होता है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है। कब? वो भी 9 दिसंबर 1946 को ही। लेकिन दूसरा जो अधिवेशन होता है वो नई दिल्ली में 11 दिसंबर 1946 को। इसकी स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? स्थायी अध्यक्षता। जैसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के पहले अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष भी थे, पहले अध्यक्ष भी थे, ठीक है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ? अंगीकृत किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ समितियां हैं, तो समितियां क्या है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिटी में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चाहिए वो यहाँ पे है, बाकी सब आपको पॉलिटी में मिलेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।